आज हम करेंगे रॉल्स लॉ। अब रॉल्स लॉ करने से पहले थोड़ा सा कुछ देखते हैं है किस बारे में ये। वेपर प्रेशर के बारे में पहले बात कर लेते हैं। देखो भाई, वेपर प्रेशर पता है सबको क्या होता है? बताओगे क्या होता है वेपर प्रेशर? बताओ वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर्स के द्वारा लगने वाला प्रेशर, सीधी बात है वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर हुआ क्या? अब देखो एक होता क्या ना बच्चा, जैसे एक लिक्विड है, लिक्विड की टेंडेंसी है इवेपोरेट होने की। हर लिक्विड की टेंडेंसी है इवेपोरेट होने की। इवेपोरेट कैसे होता है? उस बॉइलिंग तो एक अलग है। बॉइलिंग देखो, बॉइलिंग इज द प्रोसेस जिसके अंदर वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। इवेपोरेशन में तो टेम्परेचर भी नहीं बढ़ाना पड़ता, फिर भी जो लिक्विड होता है वो वेपर फेस में कन्वर्ट होता है कि नहीं, है ना। इवेपोरेशन में जैसे मैं मान लो यहाँ पोछा लगा देता हूँ, पानी फैला देता हूँ, पानी है, पोछा का मतलब क्या हुआ कि पानी फैला रखा है, तो वो पानी अपने आप इवेपोरेट हो जाएगा। मुझे हीट तो नहीं देनी पड़ी, फैन ऑन कर देंगे तो जल्दी हो जाएगा, गर्मी होगी तो जल्दी हो जाएगा, वरना इवेपोरेट तो फिर भी हो ही जाएगा, देर सवेर सूख ही जाता है। तो दैट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में बेसिकली होता है क्या, जो लिक्विड की टॉप मोस्ट लेयर है वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होके उड़ जाता है ना, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। जो टॉप मोस्ट लिक्विड की लेयर होती है वो वेपराइज हो जाती है। तो जब वो वेपराइज हो रही है उस वक्त वो वेपर्स और जो लिक्विड है वो ऑलमोस्ट इन इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं एक दूसरे के साथ। एंड ड्यूरिंग दैट दे एक्सर्ट सर्टेन प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। समझ रहे हो? जो वेपर्स लिक्विड में से ही निकल रहे हैं, उसी लिक्विड के वेपर्स क्या करते हैं, लिक्विड के साथ, जो वेपर्स हैं बेसिकली वो लिक्विड के साथ किस फॉर्म में होते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं, और वो क्या कर रहे होते हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं। किसके ऊपर? सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर। समझ में आई ये बात? इसमें होता क्या है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स अबव द लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। समझ में आई ये बात? जैसे कि हमारे पास अगर ये एक बकेट ले लिया, इसके अंदर हमने ये लिक्विड रखी हुई है, कोई बीकर है या कुछ भी, और इसके अंदर ये जो है यहाँ से वेपर्स बन रहे हैं, ये वेपर्स करके बन के निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त अगर मान लो ये लिड क्लोज्ड होती, निकलते भी नहीं, तो ये जो वेपर्स हैं ये इस सरफेस के ऊपर कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे ऊपर जाने के लिए। तो दैट एक्सर्टेड प्रेशर व्हेन द वेपर्स एंड द लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम इज नोन एज वेपर प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड। बात समझ में आ गई? वेपर प्रेशर पता चल गया। अब वेपर प्रेशर के अंदर हमारे पास है, वेपर प्रेशर किस किस पे डिपेंड करेगा? सबसे पहले भाई डिपेंड करेगा नेचर पे। अब नेचर क्या होता है? नेचर की बात करें तो एक बात बताओ, मैं यहाँ एक जगह पानी डाल देता हूँ, एक जगह थिनर डाल देता हूँ, कौन सा जल्दी उड़ जाता है? थिनर बहुत जल्दी इवेपोरेट करता है। कभी तुमने ऑब्जर्व भी किया होगा, अगर जो थिनर को या फिर अपना जो हैंड सैनिटाइजर्स भी हैं उसको हाथ पे लगाते हो तो बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, पानी से भी ठंडा लगता है, लेकिन सैनिटाइजर या थिनर से या नेल पॉलिश रिमूवर से ज़्यादा ठंडा फील होता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टी है एनवायरनमेंट से हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट करने की वो ज़्यादा है, वॉलेटाइल ज़्यादा है, तो हाथ में से हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। तो हीट अगर जाएगी तो यहाँ क्या फील होगा? ठंडा। तो वो इवेपोरेट ज़्यादा जल्दी करेंगे, तो इवेपोरेट ज़्यादा करेंगे तो वेपर फॉर्म में ज़्यादा कन्वर्ट होंगे। तो नेचर ऑफ लिक्विड में क्या कहेंगे, द लिक्विड विच हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टेंड्स टू एस्केप रेडली and into vapor phase and therefore have greater vapor pressure, for example dimethyl ether और alcohol। मतलब जिस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कम है, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। इंटर मॉलिक्यूलर मतलब एक मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन। अगर एक लिक्विड में एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से वीकली बॉन्डेड है तो फिर तो इनका निकलना आसान हो जाएगा, है ना। अगर हम वाटर का केस अज्यूम करते हैं, मान लो वाटर के अंदर लिक्विड फॉर्म में होता ही क्यों है वाटर? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से स्ट्रांगली बॉन्डेड है, स्ट्रांगली बॉन्डेड है तो इसको ये बॉन्ड तोड़ के ही तो इवेपोरेट होना पड़ेगा मॉलिक्यूल्स में। तो जिसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितने वीक होंगे उतना उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा हाई होगी, आसानी से निकल पाएगा। और जितना ज़्यादा एस्केपिंग टेंडेंसी हाई होगी, जितना आसानी से वो वेपर फेस में कन्वर्ट हो पाएगा, उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। लॉजिक समझ में आया? तो सीधा से ये रहता है नेचर के हिसाब से। अगला टेम्परेचर। भाई देखो टेम्परेचर का तो सीधा हिसाब है। टेम्परेचर क्या करता है? टेम्परेचर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को वैसे ही वीक कर देता है। दूसरा, निकलने वाले वेपर्स को एनर्जाइज कर देता है।
तो जो निकलना चाहते हैं अगर उनको एनर्जी मिलेगी तो और ज्यादा निकलेंगे। तो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर एस्केपिंग टेंडेंसी इंक्रीजेस एंड हेंस वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। तो क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर मोर मॉलिक्यूल्स विल हैव लार्जर काइनेटिक एनर्जीज, therefore more molecules will escape from the liquid surface resulting in higher vapor pressure। क्लियर है ये बात, समझ में आ गई सबको, किसी को डाउट तो नहीं इस बात में? तो इन दो चीजों का हमें पता चल गया। अब आता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, लिक्विड और लिक्विड के सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर के बारे में। देखो भाई, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन को जो बताता है वो टॉपिक कौन सा है, रॉल्स लॉ। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस में रहेगा एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ अ वॉलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको ढंग से सिंपल तरीके से मैं लिखूं तो क्या बोला इन्होंने, एट द गिवन टेम्परेचर फॉर द सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स। वॉलेटाइल क्या होता है, जो एक्टिव है, बहुत ज़्यादा आसानी से उड़ सकता है, जिसका वेपर प्रेशर हाई होगा, वेपर्स में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी जिसकी ज़्यादा है, दैट इज वॉलेटाइल। तो वॉलेटाइल लिक्विड्स के अंदर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। अब पार्शियल वेपर प्रेशर क्या हुआ, 10 लोग हैं तो हर बंदा अपनी अपनी पोटेंशियल के हिसाब से प्रेशर अप्लाई कर रहा है। ऐसा ही होगा ना, जैसे कि मैं हूँ, मान लो मैं हूँ, ये बच्ची है, ये बच्ची है, ये बच्चा है, हम 4 लोगों की टीम है। अब 4 लोगों की टीम को 100% एफर्ट करना है, रिले रेस वाला हिसाब लगा लो। हमें टोटल भागना है 1 किलोमीटर, 250 250 250 ऐसे भागना है। तो मैं अपनी 100% पोटेंशियल का 1/4 हिस्सा लगाऊंगा ना वहां पे, क्योंकि पूरा 1 किलोमीटर नहीं भागना, 250 किलोमीटर, जो 250 मीटर भागना है मैं अपनी पोटेंशियल के हिसाब से टाइम कंज्यूम करूंगा। अब उसके बाद इस बच्ची को आगे भागना है, तो ये अपनी पोटेंशियल के हिसाब से नेक्स्ट डिस्टेंस कवर करेगी, ये अपनी के हिसाब से, वो बच्चा अपनी के हिसाब से, और मिला जुला के हमारे पूरे सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर आएगा। ये जो हम अपनी अपनी पोटेंशियल के हिसाब से काम कर रहे थे, दैट इज पार्शियल प्रेशर। समझ में आई, दैट इज पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर होता क्या है भाई, मैं अगर प्योरेस्ट फॉर्म में प्रेशर पोजेस कर रहा था पी नॉट ए, पी नॉट रिप्रेजेंट करता है इट इज द प्रेशर इन द प्योरेस्ट फॉर्म इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। जितना हिस्सा उसका सॉल्यूशन में है, जितना वो प्योरेस्ट फॉर्म में था प्रेशर अप्लाई कर सकता था, उसको उसके मोल फ्रैक्शन से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये प्रेशर इन द सॉल्यूशन आ जाएगा कि नहीं। यही हुआ ना, अगर मैं 100% कुछ अपनी वैल्यू पोजेस करता हूं, अब मेरी पार्टनरशिप 50-50 की है, तो मेरे 100% का 50% वहां पे काम करेगा कि नहीं, यही होगा ना, ऐसा ही होना चाहिए। तो मैं अपनी प्योरेस्ट फॉर्म की 100% पोटेंशियल का मोल फ्रैक्शन से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट विल बी माय एफर्ट, दैट विल बी द पार्शियल प्रेशर बाय सर्टेन कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। समझ में आई है? हम मान लेते हैं एक बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी का मतलब दो चीजों को मिक्स कर बनने वाला। अब बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर मैंने मान लिया, लेट अस कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ 2 वॉलेटाइल लिक्विड्स ए एंड बी। दोनों के दोनों वॉलेटाइल लिक्विड है, हैविंग द मोल फ्रैक्शन, ए वाले का मोल फ्रैक्शन x से, बी वाले का मोल फ्रैक्शन एक्स बी। डन है, एक्स और एक्स बी क्या आ गए, इनके रिस्पेक्टिव मोल फ्रैक्शंस आ गए हैं। एंड PA and PB are the vapor pressures of these component. PA is the partial pressure of A, PB is the partial pressure of B in solution, जब वो solution में है। And P naught A is the vapor pressure of pure component, जब वो individual था, अकेला था, solution में नहीं, जब वो बिल्कुल 100% अकेला था, तो उस वक्त जितना प्रेशर अप्लाई कर रहा था P naught A, and इसका आ गया P naught B। इनमें किसी को परेशानी, पता चल गया ना सबका मतलब क्या? तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ PA, the partial pressure is equal to product of the pure pressure, it is equal to the product of the pressure of the pure component into its mole fraction in the solution, and this same goes for PB, it is equal to P naught B into XB। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, लेकिन ये ठीक है, P naught A x से P naught B x भी समझ में आया, लॉजिकली बिल्कुल ठीक है। तो जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा,
अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर द टोटल प्रेशर इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द प्रेशर्स। यही होता है ना, डेल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होता है, द टोटल प्रेशर इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ बोथ द कंपोनेंट। तो पी ए प्लस पी बी मैंने कर दिया, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस बी बी, दैट इज पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। कोई परेशानी बच्चा इसमें, किसी को इसमें परेशानी? डन है। तो ये हमारे पास टोटल प्रेशर की वैल्यू आ गई है। डन है यहाँ तक। चलो अब पी टोटल आ गया, इसको पी टोटल नहीं लिख रहा हूँ, मतलब पी लिखा हुआ है मतलब वो टोटल के लिए लिखा हुआ है, ठीक है, पी आ गया। अब हमें एक चीज और पता है बच्चा, एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है, ये हमारा लॉ आ चुका है, बस हम उसको फर्दर और कुछ कुछ करके देखें। एक्स ए और एक्स बी 1 होता है, तो मैं एक्स ए को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस एक्स बी, वो वैल्यू यहाँ डाल देते हैं। तो P इज इक्वल टू पी नॉट ए, एक्स ए की जगह क्या लिख दिया, 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। कोई परेशानी? ठीक है, ब्रैकेट ओपन करो, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट ए प्लस एक्स बी कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। हाँ जी, बन जाएगा कि नहीं? ये क्लियर है? तो ये हमारे पास एक और फॉर्मेट में हमें फॉर्मूला मिल गया। तो वो तो इसी से निकला है, कुछ अलग फॉर्मूले की तरह तो रटने की जरूरत है नहीं। अगर हमें ये समझ में आ गया, ये तो हमारा आ ही जाएगा। डन है? समझ में आई बच्चा? इसको क्या कहते हैं हम, रॉल्स लॉ। इसको क्या कहते हैं, रॉल्स लॉ। दिस इज द इक्वेशन फॉर रॉल्स लॉ। द टोटल प्रेशर in the solution is equal to the partial pressure of each component, sum of the partial pressure of each component, and the partial pressure is equal to the product of the pressure of the component in purest form and mole fraction. समझ में आ गई ये बात? तो P is equal to P naught A x A plus P naught B x B, this is Rolls law. अब Rolls law का एक डायग्राम बनता है बच्चा, देखो ग्राफ कह लो, डायग्राम तो क्या ही बोल रहा हूँ। तो जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, मैं एक मिनट इस साइड बनाता हूँ थोड़ा, देखो जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, ठीक है। हमने क्या माना है, इधर को हमारे पास आ गया बच्चा वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। डन है। अब जब हमने वेपर प्रेशर माना है तो यहां पे हमारे पास आया एक्स ए इज इक्वल टू 1 एंड एक्स बी इज इक्वल टू 0। एक बात बताओ, जब एक्स ए इज इक्वल टू 1 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो प्योरेस्ट फॉर्म में हो गया, यानी कि एक्स बी तो है ही नहीं। तो एक्स ए जब 1 था तो वेपर प्रेशर जो भी आएगा वो क्या आएगा, प्योरेस्ट, पी नॉट ए। आया कि नहीं? जब 100% सिर्फ ए वाला ही है तो मतलब प्योरेस्ट आ गया, तो प्योरेस्ट फॉर्म में उसके प्रेशर की वैल्यू हमने मान ली पी नॉट ए। ऐसे ही यहां मैं लिख रहा हूं एक्स ए तो 0 आ गया, एक्स बी क्या बन गया 1, एक्स बी 1 आ गया मतलब प्योर कंपोनेंट बी आ गया। हम मान लेते हैं कि बी वाला थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल था, उसका प्रेशर था पी नॉट बी। कोई दिक्कत? बिल्कुल ठीक है। तो यहां से अब जब मैं पार्शियल प्रेशर की बात करूंगा तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा, यहां से जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, यहां क्या होता जा रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कम होता जा रहा है और एक्स भी बढ़ता जा रहा है, और यहां पे ऐसे आते आते मोल फ्रैक्शन ऑफ बी घटता जा रहा है और एक्स से बढ़ता जा रहा है। इन दोनों का मिला जुला के जो असर आता है वो किसके लिए आता है, टोटल प्रेशर के लिए। वो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि हम ग्राफ को किस जगह पे देख रहे हैं, तो वो हमारा P निकल जाएगा टोटल प्रेशर, विच इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी एंड विच इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। क्लियर है? ये क्या जा रही है हमारी, यहां से लाइन जो एक्स ए वाली जा रही है, ये जा रही है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ये जो नीचे वाली ये लाइन जा रही है, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ बी आ गया पी बी, और ये आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पी। समझ में आई? ये हमारा रॉल्स लॉ आता है। क्लियर है बच्चा? इसको याद रख लेना है एज इट इज, कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं, समझो ये बस एज इट इज तुम्हें रॉल्स लॉ
सीधा सा आसान तरीके से मैथमेटिकली डिराइव करना आ गया, साथ में ऐसा सा ग्राफ बना देंगे। डन। दिस इज रॉल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल लिक्विड्स। अब जब हम रॉल्स लॉ लिखते हैं ना, तो रॉल्स लॉ के कुछ छोटे से लिमिटेशंस हैं बच्चा। पहला लिमिटेशन में रॉल्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द सॉल्यूट्स ऑफ solute should be non-volatile, solution should be dilute, solute should not associate or dissociate, temperature should be kept constant। ठीक है, ये नॉन वॉलेटाइल को फिलहाल हम छोड़ देते हैं, ये वॉलेटाइल होना चाहिए, नॉन वॉलेटाइल में तो फिर डेविएशन आ जाएगी, तो ये वॉलेटाइल होना चाहिए, नॉन नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ये। पर नीचे वाले बाकी सारे ठीक है कि टेम्परेचर शुड बी केप्ट कॉन्स्टेंट, सॉल्यूट डज नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट, मतलब ना आयनाइज होना चाहिए, ना वो आपस में अटैच हो जाने चाहिए, ना न्यू बॉन्डिंग होनी चाहिए। ये इनकी मतलब जैसे कई बार होता है ना, KCl वगैरह मान लो डाल दिया हमने सॉल्यूशन में, तो K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाता है, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, फिर रॉल्स लॉ एग्जैक्ट नहीं रहेगा। तो ना नए बॉन्ड होने चाहिए, ना पुराने बॉन्ड टूटने चाहिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। अभी मैं आगे बताऊंगा वैसा होगा तो क्या हो जाएगा। ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, इसको अटेम्प्ट करते हैं, आ जाओ साथ की साथ ही कर लेते हैं। नोटबुक्स निकालो बच्चे, पॉज करने के, पॉज करना बस। देखो भाई एक बार ना क्वेश्चन का ब्रीफ दे देता हूं, फिर अटेम्प्ट करते रहना। यहां पे क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 एंड 700। देखो बच्चे इन्होंने क्या बोला, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड ए एंड बी। तो प्योर लिक्विड किसके रिप्रेजेंट कर रहे थे, पी नॉट ए, है ना। अगर वो प्योरेस्ट फॉर्म में है, प्योर लिक्विड है, तो हमारे पास क्या आया, P नॉट ए is 450, P नॉट बी is 700 mm। हाँ mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg नहीं होता, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, उसी फॉर्म में तो हम प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बार में है mm ऑफ Hg, ये हमारे पास यूनिट होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास P नॉट ए और P नॉट बी आ गया प्योरेस्ट फॉर्म में। आगे क्या गिवन है, टेम्परेचर एट 350 केल्विन। देखो बच्चे कुछ आए ना आए, सबसे पहले तो जो गिवन होता है वो पक्का लिखना आना चाहिए, जो गिवन है लिखते चलते हैं, फिर देखेंगे क्या लगेगा। फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। कॉम्पोजिशन मतलब XA एंड XB है जो निकालना है। अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकाल दूंगा तो कॉम्पोजिशन आ जाएगा भाई, 10% A है, 90% B है, या 50% A है, 50% B है, दैट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो मुझे निकालना क्या इनका, मोल फ्रैक्शंस। उसके बाद बोला है ऑफ द मिक्सचर इफ द टोटल प्रेशर इज 600 mm, और क्या गिवन है हमें, टोटल प्रेशर इज 600 mm ऑफ Hg, ये गिवन है। ऑल्सो फाइंड द कॉम्पोजिशन इन ऑफ वेपर फेज, चलो वेपर फेज में भी निकाल देंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया सारा। अब अपने पास फॉर्मूला क्या है बच्चा, P इज इक्वल टू P नॉट ए XA प्लस P नॉट बी XB। यहाँ वेरिएबल्स देखो कितने हैं, XA प्लस XB वेरिएबल है ना, दो वेरिएबल, तो कम से कम दो इक्वेशन होनी चाहिए। 10th क्लास में हमने यही सीखा था, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो एक इक्वेशन ये भी तो है, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। वैल्यू डालते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा लो। P की वैल्यू है 600, P नॉट ए कितना है बेटा 450, XA प्लस P नॉट बी कितना है अपने पास 700, XB बन गया एक इक्वेशन। एक काम करते हैं, 100 से डिवाइड कर लेते हैं। अगर डेसिमल से में नहीं जाना तो ऐसे रख लो, 60 इज इक्वल टू 45 XA प्लस 70 XB। 5 भी कॉमन लेके हटा देते हैं, छोटा हो जाएगा, कितना होएगा 12, 9 और ये कितना आएगा 14, और तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा। तो एक इक्वेशन ये बन गई है, एक इक्वेशन ये बन गई है, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। सॉल्व कर लोगे, XA XB की वैल्यू निकल जाएंगी, है ना। करो सॉल्व। अगर XA और XB की वैल्यूज निकल गई हमारे पास तो कॉम्पोजिशन आ गई है। देखो ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एक बारी, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब नॉर्मली तुम सॉल्व कर सकते हो ना सारे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमारे पास सॉल्व करेंगे तो XA की वैल्यू मेरी निकली थी 0.40, XB की वैल्यू निकली है 0.60। ये निकल गया हमारा किस फॉर्म में बच्चा, कॉम्पोजिशन निकल गया। अब प्रेशर की फॉर्म में निकालेंगे तो PA कितना निकलेगा, P नॉट ए XA। P नॉट ए की वैल्यू हमारे पास 450, XA की वैल्यू हमारे पास 0.40, वैल्यू डाल दो 450 इंटू 0.40।
सिमिलरली पी बी क्या निकलेगा, पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट बी की वैल्यू 700, एक्स बी की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास, एक्स बी हमारा निकला 0.60। डन है, हाँ जी निकल गया ये, क्लियर है, किसी बच्चे को इसमें परेशानी बचा, ठीक है ना। अब इन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था वी हैव टू फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, तो लिक्विड मिक्सचर में निकल गया ऑल्सो फाइंड द कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज। तो वेपर फेज की कॉम्पोजिशन क्या होती है, वेपर फेज की होती है पीए अपॉन पीए प्लस पीबी, ये क्या हुई कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज, पीए अपॉन पीए प्लस पीबी एंड पीबी अपॉन पीए प्लस पीबी। एक तरह से वेपर फेज ऑफ कंपोनेंट ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन टोटल प्रेशर। समझ में आई ये बात, ये तो ये वेपर फेज के अंदर निकल जाएगा। डन है, तो कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन को जैसे मर्जी तुम इसको नाम रख लो, कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज ऐसे लिख लो, CPA और कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज CPB इज इक्वल टू PB ओवर PA प्लस PB। निकल जाएगी ये वैल्यू, हाँ जी हो जाएगा ये इससे फॉर्मूले से सॉल्व हो गया। डन, चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला अटेम्प्ट करो। देखो भाई इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल, फिर वही काम करते हैं जो गिवन है लिखना शुरू करते हैं। किस किस का गिवन है, वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल, मतलब एक अकेले कंपोनेंट का, एक अकेले कंपोनेंट का मतलब प्योरेस्ट फॉर्म में, तो इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल इसको मान लेते हैं ए, तो पी नॉट ए कितना गिवन है 20 mm ऑफ Hg, टेम्परेचर भी गिवन है हमें पता, उसकी जरूरत नहीं पड़नी। एंड इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, एक्स से कितना गिवन है बच्चा 0.40, इससे हमें एक चीज पता चल गई कि एक्स भी कितना आएगा 0.60 है ना। व्हाट इज द वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन इफ द मिक्सचर ओबेज रॉल्ट्स लॉ, व्हाट इज इट्स वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन। ये तो बचकाना नहीं हो गया, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स से, क्या ही करें है ना, और करेंगे क्या इसमें, हलवा क्वेश्चन, मजाक था ये तो, इतनी देर लगाई ऐसी, समझ में आई, पी नॉट ए और एक्स की वैल्यू डालो, खत्म काम, ठीक है बच्चा। चलो हाँ जी, नहीं नहीं इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, एक्स बी पी नॉट वगैरह, बस इनको मल्टीप्लाई किया एंड गेट द रिजल्ट सीधा, जो भी होगा। अब सुनो बच्चे, ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो तुम्हें घर से अटेम्प्ट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सिर्फ 7 न्यूमेरिकल्स हैं, 45 मिनट्स लगने चाहिए है ना, ज़्यादा हो गया तो मेरे ख्याल से 4-5 मिनट और ऊपर, इससे ज़्यादा नहीं है। कैलकुलेशंस बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, पक्का कर लेनी आज ही, कल नहीं, मतलब संडे को नहीं करोगे, आज ही रात को एक बार सोने से पहले ये क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है, या कोशिश करो तो मॉर्निंग में निपट जाओ, ये मत करना कि कल रात को मत करना, कल शाम के लिए अपना फिजिक्स वाले का रिकॉल थोड़ा बहुत, और बाकी पूरे ओवरऑल जो हफ्ते में किया उसके रिकैप के लिए रखना। चलो तो इसके आगे का अब मैं टॉपिक कराता हूँ। अब हमारे पास आता है बच्चा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। अब सॉलिड इन लिक्विड का मतलब क्या हुआ, लिक्विड इन लिक्विड समझ में आया, लिक्विड क्या होता है, दोनों वॉलेटाइल ले लिया हमने, सॉलिड वॉलेटाइल हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों, सॉलिड कभी भी वेपर फेस में कन्वर्ट ही नहीं हो सकता। हाँ जी, अरे भाई साहब हेलो, पॉज करना हो एक मिनट। तो हमारे पास अब सॉलिड का वेपर प्रेशर कैसे हो सकता है, सॉलिड वॉलेटाइल कैसे हो सकता है, सॉलिड में अगर एक्सेप्शन मत लेना वो कैम्फर वगैरह वाला जो डायरेक्टली वेपर फेस में कन्वर्ट होता है, अगर मेरे पास यहाँ पर ये कुर्सी रखी है, सॉलिड है, क्या ये कोई वेपर प्रेशर एग्जर्ट कर सकती है अपने सरफेस पे, नहीं, क्योंकि वेपराइज होगी नहीं। ये बेंच है, यहाँ पे मैं 4 पत्थर रख दूँ, 4 कंचे रख दूँ, 4 लोहे के टुकड़े रख दूँ, क्या कभी वो वेपर में कन्वर्ट होंगे, नहीं होंगे। अगर वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगे तो वो वेपर प्रेशर भी एग्जर्ट नहीं करेंगे, तो ऐसी को हम क्या कहेंगे, नॉन वॉलेटाइल कहेंगे कि नहीं, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर में कभी पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, ये बात समझ में आई मेरी, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, क्यों, जो सॉलिड है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, उसका वेपर प्रेशर है ही नहीं, उसी को मैंने सॉल्वेंट के अंदर डाल दिया, सॉल्यूशन बना दिया, सॉल्यूशन में मतलब जितना भी वेपर प्रेशर है वो किसकी वजह से है, सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से, सॉल्यूट तो कुछ पार्टिसिपेट कर ही नहीं पा रहा। ये बात समझ पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो ना मेरे साथ,
हाँ जी बच्चा, क्लियर है ये? तो ये यहां पर टॉपिक में बताया गया है, क्या बोला गया है, that when a non-volatile solute is added to the solvent, the vapor pressure of the solution is found to be less than pure solvent. ऐसा क्यों हो रहा है, less than pure solvent क्यों है भाई? जब प्योर सॉल्वेंट था, पूरा ओरिजिनल फॉर्म में था, अकेला था, जब हमारे पास प्योरेस्ट फॉर्म में सॉल्वेंट था तो वो अपना 100% एफर्ट लगा रहा था। वही रिले रेस वाला एग्जांपल लेते हैं फिर से, ठीक है? अब रिले रेस में अब मैं पूरा 100% नॉन वॉलेटाइल नहीं, वीक नॉन वॉलेटाइल लेके एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि 100% नॉन वॉलेटाइल तो बैठ ही गया है वहाँ। जैसे रिले रेस में भागना है 500 मीटर के हिसाब से, पॉज करना बेटा। तो ये समझ में आया? अब देखना, रिले रेस वाला एग्जांपल लिया, जब मैं अकेला भाग रहा था, लेट अस अज्यूम मैं अच्छा एथलीट हूँ, मैं अपना 100% पोटेंशियल का भाग सकता हूँ। अब रिले रेस में मेरे साथ मैं अकेला 1 किलोमीटर भागता, 1000 मीटर्स अपनी पोटेंशियल के साथ। क्यों? मेरा जो मोल फ्रैक्शन है वह 100% है, 1 है, मैं ही तो अकेला हूँ ना, तो मुझे परफॉर्म करना है। तो मेरा वेपर प्रेशर कितना हुआ? P0 है, बिल्कुल ठीक। अब मेरे को टीम में डाल दिया, हम कौन है? 2 मेंबर्स। अब 1 किलोमीटर में से आधा मुझे भागना है, आधा दूसरे को भागना है। अब दूसरे वाला कौन है? नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल मतलब वीक। वीक मतलब अब जो हमारी टीम परफॉर्म करेगी, क्या उतना ही अच्छा करेगी जितना जब मैं अकेले कर रहा था? नहीं करेगी ना, कम हो जाएगा ना उसका वेपर प्रेशर। क्यों? जो नॉन वॉलेटाइल वाला है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो जो सॉल्यूशन के अंदर जब मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया तो हमारा जो वेपर प्रेशर बना सॉल्यूशन का, दैट विल ऑलवेज बी लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। होगा कि नहीं? हमेशा ही कम होगा, क्योंकि जब वो अकेला था तो 100% एफर्ट पे था। अब उसका जो प्रेशर है वो कितना बन गया है? PA सॉल्यूशन में बन गया P0A x से, एंड हमें पता है x से तो हमेशा ही लेस देन 1 होता है ना, क्योंकि x से प्लस x भी 1 होता है। हमें क्या पता है? x से प्लस x भी 1 होता है, तो x से विल ऑलवेज बी लेस देन 1। तो ऑलवेज लेस देन 1 होगा तो x से जब फ्रैक्शन में किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा तो ये प्योर वैल्यू से तो कम हो ही हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? P0A x से विल ऑलवेज बी लेस देन P0A। क्लियर है ये वाली बात? ये समझ में आई? तो ये किस केस में हुआ? when non volatile solute is added to the solution। क्लियर है ये वाली बात? तो यहां क्या बोला? when a non volatile solute is added to the solvent, the vapor pressure of the solution is found to be less than that of the pure solvent, P0A। ये सब मैंने बता दिया अब तुम्हें, ये क्लियर हो गया यहां तक? अब इसके बाद हमारे पास आता है रॉल्स लॉ फॉर लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब जैसा मैंने बताया रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, एक बात बताओ जरा, मान लेते हैं ए क्या था? सॉल्वेंट। तो ए सॉल्वेंट था तो इसका प्रेशर क्या आया? P0A x से। P भी था सॉल्यूट, इसका प्रेशर क्या आएगा? P0B x भी। बट B है क्या? नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल है मतलब इसका प्रेशर क्या होना चाहिए? P0B तो 0 हो जाना चाहिए। नॉन वॉलेटाइल तो वेपर प्रेशर एग्जर्ट ही नहीं करेगा, तो ये क्या वैल्यू आ गई? 0। तो टोटल प्रेशर जो भी आया, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है ये बात? है ना? चलो यहां तक हमें समझ में आ गया। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन, जो यहां लिखा हुआ है P ऑफ सॉल्यूशन। नाउ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन बाय टोटल प्रेशर, दैट इज प्योर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। क्लियर बात है ये? अब इसके बाद आता है एट अ गिवन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। इसका मतलब क्या है? टोटल वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्वेंट के भी होगा बट सॉल्यूट के रेफरेंस में क्यों लिखा? अब मैंने एक बात समझो, मैं बताता हूं कैसे ना। मैंने रिले रेस वाला फिर से एग्जांपल रखता हूं। मैंने क्या कहा? 50-50, आधा मैं भागा, जो मैं अपनी 100% पोटेंशियल से भागा तो बहुत तेज भागा, लेकिन बाकी का जो आधा भागा वो तो कमजोर प्लेयर था। अब एक बात बताओ,
जितने ज्यादा कमजोर प्लेयर होंगे उतना वेपर प्रेशर घटता जाएगा या चेंज होता जाएगा कि नहीं? जितने ज्यादा कमजोर प्लेयर, मैं तो सॉल्वेंट हूं, मैं तो अपना एफर्ट डाल ही रहा हूं, लेकिन मैं जिस हिसाब से जितने वीक सॉल्वेंट के जितने वीक सॉल्यूट्स को डालता जाऊंगा, जितने ज्यादा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स को डालता जाऊंगा, उतना ज्यादा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर गिरेगा कि नहीं? गिरना चाहिए ना, यही होना चाहिए। जितना ज्यादा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर होगा उतना वेपर प्रेशर गिरता जाएगा। तो हम इसे क्या कह सकते हैं? दैट द प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स से। ये क्या लिखा है? एट द गिवन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। सॉरी, यहाँ ए नहीं बी है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। क्यों? अब ए की वजह से हमारे पास कम होता जा रहा है, बी की वजह से क्या? तो ये समझ में आया। तो अब मैं इसको फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ सॉल्यूट के रेफरेंस में बोला था, अब सॉल्वेंट के रेफरेंस में बताता हूँ, क्योंकि वो डायरेक्टली हो गया। वो मैं यूनिवर्सली वाला रिलेशन बता रहा था, अब डायरेक्टली वाला बताता हूँ। तो इन शॉर्ट, अब जो टोटल वेपर प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे निर्धारित है? मेरे पे। मेरा बाकी टीम मेंबर तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। तो जितना भी वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर गया? सॉल्वेंट पर। सॉल्यूट से तो वेपर प्रेशर कम हो रहा था, मेंटेन या ज्यादा कौन कर रहा है? डायरेक्टली रिलेशन किसके साथ है? जितना ज्यादा सॉल्वेंट उतना ज्यादा वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। क्लियर है? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। क्लियर है बच्चा? ये बिल्कुल ठीक है ना? अब इसके बाद हमारे पास आता है, इसका प्रोपोर्शनलिटी वाले को एक बारी हम डिराइव करते हैं और एक रिलेशन तक लेके चलते हैं, क्योंकि ये आगे भी ये वाला एक रिलेशन काम आएगा। अभी देखो हमने क्या किया, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। मैं यहां मान लेता हूं बेटा, ए हमारा सॉल्वेंट है और बी हमारा सॉल्यूट है। ठीक है, जब भी कुछ लिखोगे ना ए और बी को स्पेसिफाई कर लेना, क्योंकि एक्स ए और एक्स बी कुछ स्टैंडर्ड थोड़ी ना है ना। तो हमने मान लिया ए हमारा सॉल्वेंट, बी हमारा सॉल्यूट। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, एंड प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगाएंगे, इट इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। इट इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। क्लियर है? तो यहां से एक्स ए की वैल्यू क्या निकल गई? मोल फ्रैक्शन इज गिवन बाय टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बाय पी नॉट ए। ये निकला कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। अब एक काम करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग ईच टर्म फ्रॉम वन। सब्ट्रैक्टिंग ईच टर्म फ्रॉम वन मतलब 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस पी अपॉन पी नॉट ए। बताता हूं ये स्टेप क्यों करिए। इससे क्या हो गया? एलसीएम ले ले तो क्या आएगा? पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। कोई दिक्कत? एलसीएम लिया है सिर्फ। अब एक बात देखो, ये क्या आ गया? जब प्योर सॉल्वेंट था तब का प्रेशर, जब प्योर सॉल्वेंट था तब का प्रेशर माइनस जब सॉल्यूशन था, तो ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ गया कि नहीं? जब प्योर था, मान लो यहां पे मैंने मेरे पास कप है, मान लो कोई कप था, इसके अंदर पानी था या कोई सॉल्वेंट था। अब उस सॉल्वेंट के अंदर मैंने पत्थर डाल दिए, तो ओवरऑल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घटा कि नहीं? कितना घटा? इतना घटा। पहले पी नॉट ए था, अब पी बच गया, हुआ ना? तो ये बना क्या? ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और नीचे कितना है? ओरिजिनल वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। यही हुआ। तो एक तरह से दिस टर्म इज रिडक्शन या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बात समझ में आई है? ये क्या हो गया? रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिव क्या होता है? व्हेन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल। यही होता है ना, किसी के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो दिस इज डिक्रीज इन वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वेपर प्रेशर। यही हुआ ना, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वेपर प्रेशर, एंड इट इज इक्वल टू क्या बन रहा है? ये
XB। तो P नॉट ए माइनस पी ए अपॉन P नॉट ए इज इक्वल टू XB। ये समझ में आई? तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है? जितना ज्यादा मैं पत्थर डाल रहा हूं, जो मैं जहां से मैंने टॉपिक शुरू किया था, मैंने यही बोला था ना कि जितना ज्यादा वीक प्लेयर है, जितना ज्यादा निखट्टू निकम्मा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, उतना वेपर प्रेशर में कमी आती रहेगी। वेपर प्रेशर मेंटेन किसकी वजह से रहेगा? सॉल्वेंट की वजह से, और सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के हिसाब से रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ जाएगा। क्लियर बात है? पक्का अच्छे समझ में आया? ये बहुत ज्यादा हमने एक इंपॉर्टेंट सी चीज करी है समझने के लिए भी, कंसेप्ट के लिए भी। ग्राफ जो बनाया हुआ है मैंने साइड में, क्या बनाया हुआ है बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के साथ में जो बनाऊंगा, जो हमने ये रिलेशन किया है, तो साफ दिख रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बनेगा, है ना? ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आ गया और ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ गया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सीधा सा, है ना? चलो, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को क्या लिख सकते हैं? हमने यहां लिख दिया प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। कोई दुख दुविधा बच्चा? समझ में आई बात? एंड दिस टर्म P naught A minus P over P naught A is known as relative lowering in vapor pressure. The relative lowering in vapor pressure of an ideal solution containing the non-volatile solute is equal to the mole fraction of the solute at a given temperature. Done है? समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अगला टॉपिक, अब अगला टॉपिक नहीं है, एक क्वेश्चन बन के आता है बेटा। इस पे आता है रॉल्ट्स लॉ एंड हेनरीज लॉ। इनको कंपेयर करो जरा। हेनरी भाई साहब ने क्या कहा था वेपर प्रेशर के बारे में? हेनरी भाई साहब ने क्या कहा था, याद है? हेनरी लॉ ने क्या कहा था? हेनरी भाई साहब ने क्या बोला था? हेनरी लॉ ने भी तो कुछ ऐसा ही बोला था कि वेपर प्रेशर है प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन, यही बोला था ना हेनरी भाई साहब ने बोला था। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। इसने भी यही बोला रॉल्ट्स लॉ ने, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लगाया, वहां पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए KH लगाया था। थी तो सेम ही कहानी है ना, सॉरी यहाँ P नॉट कह रहा हूँ, PX से थी तो सेम ही स्टोरी ना। तो एक तरह से रॉल्ट्स लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ व्हेन KH बिकम्स इक्वल टू P नॉट। बात बनी कि नहीं? अगर हेनरीज कांस्टेंट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट के इक्वल हो जाए तो दोनों फॉर्मूला सेम नहीं है। KH और P नॉट ए सेम हो जाए तो रॉल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ सेम बन गए। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, रॉल्ट्स लॉ बिकम अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ इन विच KH बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। सीधी कहानी है, ठीक है? पता चल गया ये? तो रॉल्ट्स लॉ इस पे कमेंट करने के लिए आ जाता है कि व्हेन डज रॉल्ट लॉ कैन बी कंसीडर्ड एज द स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। तो भाई जब भी KH और P नॉट इक्वल हो जाएं उसी वक्त वो हेनरी लॉ का स्पेशल केस बन गया रॉल्ट लॉ। समझ में आ गई है? तो मेन लॉ कौन सा था? हेनरीज लॉ। उसी से क्या डिराइव हुआ? रॉल्ट्स लॉ, या वाइस वर्सा कह लो, लेकिन मेन ये क्या रहता है कि आपस में ही रिलेट करते हैं। ये ऑफ कर दूं? चाहिए तो नहीं, शोर कर रहा था, ठीक है? चलो, अब एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, देखो बच्चे, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? पूरा ही डिसॉल्व हो गया, या फिर ये कहो कि सॉल्वेंट इतना 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 ज्यादा है कि सॉल्यूट बहुत मुट्ठी भर है और चुटकी सी। मैं एक पानी की टंकी में 5000 लीटर की पानी की टंकी में जाकर एक चुटकी नमक डालाता हूँ, तो क्या हुआ? इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना? जो सॉल्यूट की प्रेजेंस है वो बहुत कम है, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ऑलमोस्ट x/0 को अप्रोच करते हैं। सुपर कैसे हुआ? सुपर सेचुरेशन तो वो होता है जिसमें और सॉल्यूट घुले ही ना, मतलब एक ग्लास पानी के अंदर ही बहुत सारा कुछ घोल दिया। ये तो डाइल्यूट है, वो सुपर सेचुरेटेड होता है ना जो वो बोल रही है। ये यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे बोल रहे हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जैसे कि मान लो एसिड की बात करते हैं ना, कंसंट्रेटेड क्या होता है? पानी कम
तो हाईली कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट कब होता है? पानी बहुत 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 ज़्यादा, एसिड बहुत कम, तो हाईली डाइल्यूट। एक्सट्रीमली डाइल्यूट, इनफाइनाइट डाइल्यूट मतलब बहुत ही ज़्यादा पानी और उसमें सॉल्यूट बहुत कम। तो जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0, है ना। एक टंकी पानी के अंदर अगर मैं एक चुटकी नमक डाला हूं, मैं तुमसे बोलूं कि नमक का स्वाद आया, तुम कहोगे नहीं आया, है तो दैट मीन्स उसकी कंसेंट्रेशन अप्रॉक्सीमेटली 0 को अप्रोच कर रही है। दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन दैट केस इज अप्रॉक्सीमेटली अप्रोचेस टू 0। समझ में आ गई ये बात? तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द सॉल्वेंट follows Raoult's law, whereas the solute obeys Henry law। ये याद रखना बिल्कुल, ये याद रखना बिल्कुल। क्या रखना है? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट है वो तो Raoult's law ओबे करेगा, और जो सॉल्यूट है वो क्या ओबे करेगा? हेनरीज लॉ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्लियर है? हाँ जी। फर्क क्या हुआ? कुछ भी नहीं। फर्क क्या हुआ? फर्क में ये हुआ ना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया बेटा। इनफाइनाइट डाइल्यूशन के हिसाब से बात एक ही है, लेकिन फर्क क्या आ जाएगा ना, देखो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंगली क्या रहता है, मोल फ्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू एक्स है, पी नॉट ए पे डिपेंड ही नहीं कर रहा वो। ध्यान से देखो ना, पी इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स है हेनरीज लॉ में, और के एच क्या है? हेनरीज कॉन्स्टेंट, कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी, उसमें पी नॉट ए का कोई लेना देना ही नहीं है ना, पी नॉट ए का लेना देना नहीं है। तो यहां पे हमने क्या बोला, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाएगी तो सॉल्वेंट का ही सारा प्रेशर रहेगा, तो वो तो रॉल्स लॉ नहीं कहा था, दैट टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब वहां एक्स ए अप्रॉक्सीमेटली मतलब एक्स बी अप्रॉक्सीमेटली 0 है, तो टोटल प्रेशर सारा सॉल्वेंट पे आ गया, सारा सॉल्वेंट पे आ गया। ये तो नॉन वोलेटाइल वाला केस बन के रॉल्स लॉ नहीं बन गया, वही केस बन गया ना कि सारा कुछ ही सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है, तो रॉल्स लॉ हो गया। लेकिन अब रॉल्स लॉ से अगर मैं ये कहूं कि नहीं इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, मुझे तो वो भी निकालना ही है, अपना सॉल्यूट का भी तो थोड़ा बहुत इंपैक्ट होगा, तो वो सिर्फ हेनरीज लॉ से निकल सकता है। क्यों? एक्स बी अप्रॉक्सीमेटली 0 है, एग्जैक्टली 0 नहीं है, तो उसको रॉल्स लॉ से नहीं निकाल पाते। तो ऐसे केसेस में हम किससे निकालेंगे? हेनरीज लॉ से। वो के एच की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके वो मिनिमम वैल्यू को एक जो मोल फ्रैक्शन की होगी हम पार्शियल प्रेशर निकाल देंगे। क्लियर है? मैंने तभी कहा था इसको याद रखना, बहुत सोचोगे, कॉम्प्लेक्स कर दो, घुमा दोगे चीज़ों को। ये स्पेशल केसेस ऑफ वो नहीं होता जैसे कमेंट करना होता है, कोई वो ऐसा आ जाएगा, एजर्शन रीजन बेस्ड आ सकता है क्वेश्चन, है ना, तो उसके अंदर एजर्शन और रीजन दोनों दे दें, ये दे दें रॉल्स लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ व्हेन के एच बिकम्स इक्वल टू पी ए नॉट ए, और अगली स्टेटमेंट दूसरे नीचे वाली दे दें। अब दोनों के दोनों ट्रू हैं और दोनों के दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई करते हैं। समझ में आई है? अगला है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन रॉल्स लॉ बिहेव एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। सीधी कहानी है, 3 स्टेटमेंट याद रहेंगे। अब डिफरेंस क्या है? एक तो हो गया वो डिफरेंस है भाई, रॉल्स लॉ डिफाइन द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। यही है रॉल्स लॉ में क्या है, पी नॉट ए, पी नॉट आ जाता है ना, मतलब जो कांस्टेंट है वो क्या आ जाता है, पी नॉट ए कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है। Whereas in Henry's law there is something else जो एज ए कांस्टेंट बिहेव करता है, उसे KH कहते हैं, हेनरीज कांस्टेंट। Whereas Henry's law define the proportionality constant as some experimentally determined value, ये KH निकालता है, जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू, उसका प्योर कंपोनेंट से लेना देना हो भी या ना भी हमें नहीं फर्क पड़ता। समझ में आई? बस यही डिफरेंस है पी नॉट ए और KH के बीच में। डन है? चलो भाई, इसके बाद है सिमिलैरिटी बिटवीन रॉल्स लॉ एंड हेनरीज लॉ। बोथ लॉज अप्लाई वोलेटाइल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। बोथ लॉ स्टेट्स दैट द वेपर प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। सेम बात है, बहुत बढ़िया। अब भाई फिर से एक और गॉड लेवल टॉपिक, रॉल्स लॉ, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब आता है आइडल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडल। अब यहाँ से एक नई तरह का टॉपिक शुरू, रॉल्स लॉ के ही केसेस लेकिन थोड़े अलग तरह के, और बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग है, साथ में बने रहना बस। देखो भाई, आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन क्या होता है? आइडल सॉल्यूशन क्या होता है बच्चा? आइडल किसको कहते हैं? भगवान श्री राम। क्या होते हैं वो जो सब कुछ माने, वो ना, जो मतलब एक अच्छे बेटा, अच्छे पति, अच्छे राजा, सब कुछ। दैट मीन्स समवन हु ओबेज ऑल द लॉज, यही होता है ना, समवन हु ओबेज ऑल द लॉज, दैट इज आइडल। तो आइडल सॉल्यूशन क्या होता है? आइडल सॉल्यूशन में सबसे पहले जब आइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो आइडल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन
विच ओबेज रॉल्स लॉ। पहली बात तो यही आ गई, क्योंकि एक ही लॉ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो और रॉल्स लॉ को जो ओबे करेगा ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसेंट्रेशन, चाहे हाई कर दो चाहे लो कर दो, चाहे डाइल्यूट कर दो जस्ट हाईली कंसेंट्रेटेड कर दो, फॉर द एंटायर रेंज इफ एनी सॉल्यूशन ओबेज रॉल्स लॉ विल बी कंसीडर्ड एज आइडल सॉल्यूशन। डन है। करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ आइडल सॉल्यूशन। अब करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हुआ समझो। सबसे पहला काम, आइडल सॉल्यूशन का काम क्या है। अब ना इन चीजों को बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहली करेक्टरिस्टिक क्या आ गई है बच्चा, ओबेज, लिख लेते हैं आइडल सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करता है, ओबेज रॉल्स लॉ, है ना, यही रहेगा हमारे पास, ओबेज रॉल्स लॉ। सेकंड है बेटा, द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग शुड बी जीरो। अब इसका मतलब समझना, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या होता है। मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया, तो ना तो किसी तरीके की बाहर से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होनी चाहिए, ना ही किसी तरीके की हीट एनर्जी बाहर निकलनी चाहिए। मैं इसको एक बहुत सेंसलेस तरीके से एक एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है, बट वो शायद तुम रिलेट कर पाओ, याद रख लो, बट ये मत करना कि सिर्फ वो एग्जांपल ही याद रखना। फॉर एग्जांपल सॉल्यूट लड़के, सॉल्वेंट लड़कियां, मान लेते हैं क्लास के अंदर ग्रुप है, सॉल्यूट आपस में थे, बहुत बढ़िया, अच्छा दोस्त है, अच्छा फ्रेंड सर्कल है, सॉल्वेंट अच्छा फ्रेंड सर्कल है। मैंने दोनों को क्लास में इकट्ठे बिठा दिया, कोविड क्लास है, इकट्ठे बिठा देंगे, तो इकट्ठे बिठाने से किसी तरह की नोक झोंक नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि लड़के और लड़कियों का ग्रुप आपस में लड़ाई कर रहा है और एनर्जी लिबरेट कर रहे हैं, एक्सोथर्मिक हो जाता वरना। एंड देयर शुड नॉट बी एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि गहन प्रेम में ही ज्यादा बैठ गए हैं, वो भी ठीक नहीं है। नॉर्मल बिहेव करना चाहिए, जैसा अलग अलग थे वैसा ही इकट्ठे बिहेव करेंगे। There will be neither absorption of heat energy nor evolution of heat energy. Enthalpy change of mixing, that is delta H of mixing, should be zero. ठीक है, किसी तरीके की हीट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होनी चाहिए, किसी तरीके की इवॉल्व नहीं होनी चाहिए, ना कुछ नया बॉन्ड बने ना कोई पुराने बॉन्ड टूटे। समझ में आ गई बात। फिर तीसरी चीज आती है भाई, डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग शुड बी जीरो। मतलब फिर वही चीज है भाई, डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग जीरो होने का मतलब जैसे नॉर्मल लड़कियां बैठे थे, जैसे नॉर्मल लड़के बैठे थे, वैसे ही जब मैंने मिक्स करके बिठाया वैसे ही बैठ गए। ऐसा नहीं है ना कि लड़का लड़की बैठ गए, नहीं मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा, दूर दूर हो जाए, नहीं ज्यादा ही चिपक के बैठ गए, दोनों गड़बड़ है। मतलब ना तो एक्स्ट्रा एक्सपेंशन होना चाहिए सॉलिड सॉल्वेंट के मिक्स होने से, ना ही एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। तो डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम, शुड बी जीरो। सॉल्यूट 500 ml, solvent 400 ml, total solution should be of 900 ml only। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 880 हो जाए या 920 हो जाए, ठीक है ना। तो वो डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग शुड बी जीरो। आइडल सॉल्यूशन यही होगा, नाइदर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स नॉट देयर इज अ ब्रेकेज ऑफ एनी बॉन्ड। तो ना बॉन्ड बन रहा है, ना टूट रहा है, ना वॉल्यूम में अट्रैक्शन, ना एक्स्ट्रा नहीं अट्रैक्शन, ना एक्स्ट्रा नहीं रिपल्शन, दैट इज आइडल सॉल्यूशन। क्लियर है ये बात, बहुत बढ़िया। तो दिस इज नोन एज आइडल सॉल्यूशन। तो आइडल सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गए। अब अगर आइडल सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक समझ में आए, इनके साथ हम एक चीज और लिखते हैं, ए बॉन्ड। ए क्या है, बॉयज वाला एग्जांपल लगा लो, है ना, या गर्ल्स वाला लगा लो। ए हमारा सॉल्यूट, बी हमारा सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है, उनका बॉन्ड जो बन के सॉल्यूशन बने, उनकी नई तरह की बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं बननी चाहिए। ऐसा ही हुआ ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा, ए बॉन्ड एंड बी बॉन्ड शुड बी एग्जैक्टली सेम एज ए बॉन्ड। समझ में आई। जितनी मित्रता एक लड़की में थी, जितनी दोस्ती लड़के में थी, उतनी ही दोस्ती लड़की में। कोई नई तरह का अट्रैक्शन, नई तरह की रिपल्शन नहीं होनी चाहिए। तो आइडल सॉल्यूशन है। समझ में आ गई बात। उसको नॉर्मल वैसे तो रिप्रेजेंट किया है, किसी भी तरीके का बॉन्ड हो, कोवलेंट आईने की बात नहीं कर रहे हैं हम नॉर्मल इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। हम ये नहीं बात करें कि केमिकली कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं। वी आर जस्ट सेइंग
कि अगर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बॉन्ड बने वो भी उसी स्ट्रेंथ का बने जैसा सॉल्यूट सॉल्यूट या सॉल्वेंट सॉल्वेंट का बनेगा। क्यों? इससे होगा क्या? तभी तो उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ज्यादा धक्का मुक्की होगी तो फिर तो वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, ज्यादा अट्रैक्शन होगी तो वेपर प्रेशर रिड्यूस कर जाएगा। उस सिचुएशन में तो रॉल्स लॉ ही नहीं होगा। फिर समझ में आई? तो टू बिहेव एज एन आइडियल सॉल्यूशन, टू ओबे रॉल्स लॉ, द सॉल्यूट सॉल्वेंट बॉन्ड शुड बी ऑफ एग्जैक्टली स्ट्रेंथ एज सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट। समझ में आ गई ये बात अच्छे से? चलो, तो ये क्या है? ए बी आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एज इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस found in pure component, that is AA interaction and BB interaction। समझ में आ गई ये? क्लियर है? अच्छे से पता चल गया ये? तो इससे हमारे पास क्या होगा? The total pressure is given by PA plus PB which can be written as P naught A XA plus P naught B XB which is Raoult's law। That means ideal solution is something which obey Raoult's law। उसी को हमने घुमा फिरा के लिख दिया। बहुत बढ़िया। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं। देखो भाई, एग्जाम्पल्स को समझाने के लिए 3-4 चीजें मैं बता रहा हूँ। 4 यहाँ पे हैं, 6 दूसरे के होंगे, फिर आगे भी होंगे। मतलब टोटल हमारे पास लगा लो 16-17 एग्जाम्पल्स हैं। याद रखने हैं, बिल्कुल रट डालने हैं। अब तुम्हें लगेगा इतना कैसे रटेंगे, क्या याद रखेंगे? मैं कुछ तरीका दिखा रहा हूँ, बट फिर भी बता रहा हूँ बच्चे, याद रखना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये 16 एग्जाम्पल्स अगर तुम 3-4 बार लिख लोगे, पढ़ लोगे तो याद हो ही जाएंगे। इससे बाहर ज्यादा कुछ और एग्जाम्पल्स में से क्वेश्चन बनता भी नहीं है। पहला आइडियल सॉल्यूशन में देखो ध्यान से, क्या क्या है? एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। एन हेक्सेन, एन हेप्टेन। एन किसको रिप्रेजेंट करता है? लॉन्ग चेन को। हेक्सेन सीधा सा 6 कार्बन वाली लॉन्ग चेन, हेप्टेन 7 कार्बन वाली लॉन्ग चेन। कोई कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस है? कुछ नहीं है। दोनों के दोनों क्या है? लॉन्ग चेन, स्ट्रेट चेन, एल्केन्स, सिंपल एल्केन। तो एल्केन एल्केन को मिक्स कर दो, कुछ नया बना ही नहीं। एल्केन एल्केन का ही बॉन्ड बना, सॉल्यूट सॉल्वेंट जैसे थे वैसे ही सॉल्यूशन बना, कुछ नया नहीं हुआ। अगला ब्रोमो इथेन, क्लोरो इथेन, क्या है? हेलो एल्केन्स, दोनों हेलो एल्केन्स, कोई नया कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, दोनों एक ही मिलती जुलती चीजें थी, मिक्स कर दी, सॉल्यूशन बन गया, आइडियल सॉल्यूशन। बेंजीन और टॉलुइन, बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड, टॉलुइन एरोमेटिक कंपाउंड। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, हेलो एरोमेटिक कंपाउंड है ना? हेलो, ये वही बन गया ना अपना, जो हेलो एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होगा? हेलोजन लग जाएगा बेंजीन्स के ऊपर, तो हेलो बेंजीन वाला ही काम बन गया, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। क्लियर है ये? तो सीधा सा एक ही तरह की मिलती जुलती चीजों को मिक्स करेंगे, देन दे विल ऑलवेज एक्ट एज एन आइडियल सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया, चलो अच्छे से समझ में आ गया सारे, बहुत बढ़िया बच्चे। अब आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। भाई नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? नॉन आइडियल, नाम से समझ में आ रहा है, जो आइडियल नहीं है, जो किसी प्रकार का लोचा करेगा, जो लॉज ओबे नहीं करेगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन है व्हेन अ सॉल्यूशन डज नॉट ओबे रॉल्स लॉ। सबसे पहला क्या आएगा नॉन आइडियल में? नॉन आइडियल सॉल्यूशन फर्स्ट, इसमें क्या रहेगा? व्हेन द सॉल्यूशन डज नॉट ओबे, डज नॉट obeys Raoult's law। डन है? When a solution does not obey Raoult's law। सेकेंड क्या रहता है? The enthalpy of mixing of pure component to form the solution it's not zero। मतलब डेल्टा H of mixing is not equals to zero। मैं ये बात नहीं कर रहा अभी कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, उसके बारे में भी आगे आएंगे। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग शुड नॉट बी जीरो। मतलब जब मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डाला तो वहां कुछ नई तरह की एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज हो गई। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में या ज्यादा गहन बॉन्ड बन गया है या धक्का मुक्की ज्यादा हो गई है, तो किसी तरह का एनर्जी एक्सचेंज तो हो गया इस एनवायरमेंट के साथ। तो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट डिपेंड्स ऑन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, बट डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक बात है मंशा? रिकॉर्डिंग चल रही है बच्चा, देखना ठीक है। चलो एक मिनट पॉज करना। तो यहां पे डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल्स टू जीरो का कंसेप्ट समझ में आ गया बच्चा। फिर आता है डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या होता है? वॉल्यूम चेंज हो गया यहां, यानी कि
मैंने 500 ml का सॉल्यूट 400 ml का सॉल्वेंट ऐड किया तो 900 नहीं बन रहा है, आइदर इट इज 920 950 और इट इज 840 850। मतलब या तो कुछ घट गया है या कुछ बढ़ गया है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम में लोचा हो गया। क्यों हो गया? या तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में नए बॉन्ड बन गए हैं या कोई बॉन्ड टूट गए हैं, कुछ एक चीज हो गई है ना। डिपेंडिंग ऑन दैट कि क्या हुआ है हम इसको फर्दर क्लासिफाई करेंगे पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। अब अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा हो गया है तो यानी कि कुछ नए बॉन्ड बन गए हैं, तो नए बॉन्ड बनने की वजह से जो पार्शियल प्रेशर है इट इज नाउ नॉट इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स से, जो होना चाहिए वैसा तो नहीं हुआ है, प्रेशर में भी फर्क आएगा। अब तो ओ सॉरी हाँ पी नॉट ए है ना, ये रहेगा एंड पी नॉट पी बी इज नॉट इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी, ये इक्वल नहीं होना चाहिए। तो भाई रॉल्स लॉ ऑबे नहीं हो रहा तो ये इक्वल होंगे भी कैसे? क्लियर बात है बच्चा ये? तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये अपने पास सीधा आ गया, द वेपर प्रेशर ऑफ दीज सॉल्यूशंस आर आइदर हायर और लोअर देन दी प्रेडिक्टेड बाय रॉल्स लॉ, यही होगा। ये ज्यादा हो जाएगा या कम होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ नॉन आइडल बिहेवियर। अब टाइप ऑफ नॉन आइडल बिहेवियर में क्या रहेगा? इफ इट इज हायर देन दी सॉल्यूशन एग्जिबिट्स पॉजिटिव डेविएशन। अगर वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाए, अगर वेपर प्रेशर जितना होना चाहिए, जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? पॉजिटिव डेविएशन। और अगर वेपर प्रेशर जितना होना चाहिए उससे कम हो जाए तो क्या कहेंगे? नेगेटिव डेविएशन। पहला क्या हुआ? ज्यादा होगा तो पॉजिटिव डेविएशन, कम होगा तो नेगेटिव डेविएशन। क्लियर बात है ये? तो हमारे पास डेविएशन कितने तरह की आ गई? दो तरह की। क्लियर है? तो नॉन आइडल सॉल्यूशन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू टू फॉर्म्स, दैट इज पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। डन? बात समझ में आ रही है यहां तक? आइडल सॉल्यूशन आ गया, नॉन आइडल आ गया। अब हम नॉन आइडल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। डन है? चलो नॉन आइडल लिखना शुरू करते हैं और बताना शुरू करता हूं। एक काम करते हैं, नॉन आइडल मैं यहां लिख रहा हूं ऊपर, ठीक है? और नॉन आइडल को लिखते हुए, नॉन आइडल तो मैंने नीचे लिखा ही है, मतलब पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, इनकी बात करते चलेंगे एक एक करके। देखो भाई, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का मतलब, और वही कोई एक दो एग्जांपल मैं अजीब से बनाऊंगा, पर उसको केमिस्ट्री की भाषा में ज़्यादा समझना, मेरी बात सिर्फ मुद्दे तक रखना, मतलब उसकी जज्बातों में मत बह जाना। अब पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है? देखो भाई, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब हुआ क्या? व्हेन द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर लेसर देन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मैंने क्या बोला था? अगर वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाए, अगर वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाए एक्सपेक्टेड वाले से, तो उसको पॉजिटिव डेविएशन कहेंगे। अब वेपर प्रेशर ज्यादा क्यों होगा भाई? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का ऐड करने से। मैंने यहाँ कुछ लड़के थे, कुछ लड़कियां थी, मिक्स करके बिठाए, सॉल्यूशन बना। अब वो इकट्ठे बैठ के खुश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब वो लड़कियां बैठी थी अच्छा बॉन्ड था, लड़के बैठे थे अच्छा बॉन्ड था, लड़कियां बिठाए इंटरेक्शन अच्छा नहीं हो रहा है। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट का बॉन्ड वीक है, बॉन्ड वीक है तो उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा है। दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द सॉल्यूशन, है ना, क्योंकि उनको बांध के रखने वाला बॉन्ड है नहीं। अब यहां अगर ऐसा हो जाएगा तो फटाक से हर किसी के दिमाग में निकल के भागो क्लास से, ऐसा ही होगा ना, क्योंकि उनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है, अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, इंटरेक्शन नहीं है। ड्यू टू दैट वीक इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी, दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दे हैव हायर एस्केपिंग टेंडेंसी। एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा है तो वेपर प्रेशर क्या हो गया? ज्यादा हो गया कि नहीं? तो इसकी वजह से हम क्या कहेंगे? वो पॉजिटिवली डेविएशन हो गया। तो सबसे पहले क्या हुआ? द बॉन्ड बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज वीकर देन सॉल्यूट और सॉल्वेंट। क्लियर है? ये नोट्स के अंदर प्रॉपर बुकिश लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, मैं यहां सीधा छोटे में सम अप करके लिख रहा हूं। ये समझ में आई? द बॉन्ड बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज वीकर देन सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सिंस द बॉन्ड इज वीक, their escaping tendency will be high, तो pressure will be greater than P naught A x A, और partial pressure of B will be greater than P naught B x B। क्लियर बात है बच्चा ये? है ना? अब डेल्टा H पे क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई डेल्टा H पे ये प्रभाव पड़ेगा कि यहां पर
पॉजिटिव डेविएशन आ जाएगी, एंडोथर्मिक बॉन्ड बनेगा। एंडोथर्मिक कब बनते हैं? व्हेन हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। अब मैंने क्या बोला? सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट। जैसे ही सॉल्वेंट के बीच में, लड़कों के ग्रुप में मैंने लड़कियों को बीच में बिठा दिया, तो लड़कियों ने क्या करा? दो लड़कों में अच्छी भली दोस्ती थी, बीच में लड़की आ गई, ठीक है, बीच में लड़की आ गई, लड़कों लड़कों में इंटरेक्शन कम हो गया। इंटरेक्शन कम हो गया तो उनके बीच वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया कि नहीं? एंड टू ब्रेक दैट बॉन्ड एनर्जी इज रिक्वायर्ड। वो एनर्जी कहां से मिलती है? सिस्टम से। तो व्हेन सिस्टम कह रहा हूं, सॉरी, सराउंडिंग से। व्हेन द सिस्टम एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, हीट एनर्जी, तो हम डेल्टा एच को क्या मानते हैं? पॉजिटिव। यही होता है, जब बाहर से एनर्जी सिस्टम में आए तो पॉजिटिव, सिस्टम से एनर्जी बाहर जाए तो नेगेटिव। अब यहां बॉन्ड टूटता है, जब भी बॉन्ड टूटेगा तो कहीं से एनर्जी आएगी, तभी तो बॉन्ड टूटेगा। तो जैसे ही सॉल्वेंट के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में सॉल्यूट आकर घुस गया है, तो वो क्या करता है? वो उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को वीक कर देता है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स को तोड़ देता है। क्या बोला मैंने? फिर से रिपीट कर रहा हूं। व्हेन सॉल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट, that solute occupies the intermolecular spaces between the solvent and thereby breaking the bond between the solvent। अब solvent solvent के बीच के बॉन्ड टूट रहे हैं तो escaping tendency बढ़ रही है, निकल जाएंगे, वेपर प्रेशर हाई हो जाएगा। तो ऐसे में जब वो बॉन्ड टूट रहे हैं, वो आके इंटरमोलिकुलर स्पेसेस में मतलब आके घुस रहे हैं, तो उस वक्त बाहर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। समझ में आई? तो ऐसे में हमारे पास क्या होगा? जो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग रहेगा दैट विल बी पॉजिटिव। डन डन। अगला है डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग। डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल एक्सपेक्टेड। चेंज इन वॉल्यूम में क्या आएगा भाई? देखो, जब लड़के लड़के बिठाए थे, लड़कियां लड़कियां बिठाई थी, एक डिसेंट सी एक वॉल्यूम में थे, लेकिन जैसे ही मैंने लड़के लड़कियों को मिक्स करके बिठाया, उनका इंटरेक्शन कम हो गया, वो दूर दूर बैठ गए, उनके बीच में बॉन्डिंग नहीं हो रही है। उल्टा वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में आने की वजह से लड़का थोड़ा उधर हो गया और लड़की थोड़ी उधर हो गई, मतलब लड़का उधर, दूसरा लड़का उधर, बीच में लड़की रह गई। वॉल्यूम फैल गई कि नहीं? जो फाइनल वॉल्यूम है वो ज्यादा हो गई एक्सपेक्टेड से। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल ज्यादा इनिशियल कम, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गई? पॉजिटिव। तो वॉल्यूम क्या हो गई? बढ़ गई। देयर इज एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम। लॉजिक समझ में आया? ठीक है। When the solute is added to the solvent, there is a positive deviation. Delta H of mixing is positive. Delta V of mixing is positive. PA is greater than P naught A X से, PB is greater than P naught B XP। बहुत बढ़िया। This is positive deviation। इसमें एक और चीज लिख लेते हैं। जब ऐसा होता है, मैं बार बार क्या बोल रहा हूं कि हमारे बीच में क्या आएगा बच्चे नॉन आइडियल में? जब पॉजिटिव डेविएशन है तो वहां पे क्या हो रहा है? ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यही बोला था ना हमने, टाइप सॉल्वेंट के बॉन्ड्स के बीच में सॉल्यूट घुस जाएगा तो सॉल्वेंट के बॉन्ड टूट जाएंगे। तो यहां पे क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। तभी तो एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ी, तभी तो वेपर प्रेशर ज्यादा हुआ। तो ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। एंड द एस्केपिंग टेंडेंसी इंक्रीजेस, एस्केपिंग टेंडेंसी इंक्रीजेस, ठीक है। एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ गई तभी तो पार्शियल प्रेशर बढ़ गया वो। और इसके बाद एक और चीज कह सकते हैं, हीटिंग इंक्रीजेस दिस सॉल्युबिलिटी। हीटिंग इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी। वो क्यों भाई? एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना। एंडोथर्मिक क्या होता है? हीट एनर्जी जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो हमने ये देखा कि डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है। बीइंग एंडोथर्मिक इन नेचर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस। ये हमने बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग नहीं, वो घुलेगा ज्यादा उनके बीच में। जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के बीच में जा ज्यादा पाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो अब जो इसका ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ समझने की कोशिश करो। ये क्या हो गया? इस ग्राफ में देख पा रहे हो क्या रहा है? हर लाइन ऊपर आ गई है। वो ऊपर वाला कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि वो जो PA है वो ग्रेटर देन P नॉट AX है, जो PB है वो ग्रेटर देन P नॉट BX भी है, एंड टोटल प्रेशर है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाएगा फिर, है ना। समझ में आ गई ये बात? पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। अब आते हैं नेगेटिव डेविएशन पे। भाई नेगेटिव डेविएशन क्या है?
देखो नेगेटिव डेविएशन में सब कुछ उल्टा हो जाना चाहिए। नेगेटिव का एग्जाम्पल को समझाता हूँ। हुआ क्या, सेम वही बात आ गई, बॉयज़ और गर्ल्स को बिठाया। अब बॉयज़ और गर्ल्स को जैसे ही मैंने बिठाया, भाई लड़के लड़के ठीक ठाक बैठे थे, लड़कियां लड़कियां ठीक ठाक बैठी थी। जैसे ही लड़के लड़की को बिठाया, उनमें थोड़ी सी अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा आई, दोस्ती थोड़ी ज़्यादा हो गई। दोस्ती थोड़ी ज़्यादा हो गई तो ए बी का जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गया ए और बी से। ए और बी से ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, है ना। सॉल्यूट सॉल्वेंट का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग हो गया अकेले सॉल्यूट सॉल्यूट या अकेले सॉल्वेंट सॉल्वेंट से। नए तरह के बॉन्ड बन गए होंगे, ऑब्वियसली उसकी फॉर्मेट क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई होगी, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा होगा। तो विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू टाइप ऑफ बॉन्ड द एस्केपिंग टेंडेंसी रिड्यूसेस। अब जब ज्यादा बॉन्ड बन गए तो आपस में ज्यादा चिपक के बैठ गए तो निकलेंगे नहीं बाहर, निकलेंगे नहीं तो वेपर प्रेशर कम होगा। वेपर प्रेशर कम होगा तो हम क्या लिखेंगे, PA is less than expected, P naught A x से, and PB is less than P naught B x B। कोई परेशानी, बिल्कुल ठीक है। और डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग पे क्या होगा, डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग इज नेगेटिव। क्यों भाई, जब भी बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है। जब बॉन्ड बनता है स्टेबिलिटी आ जाती है। स्टेबिलिटी कब आती है, वो अपनी एनर्जी रिलीज कर देता है। एंड व्हेन एनर्जी इज गिवन आउट फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग, इट इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव। तो ये रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक। वो क्या था हमारा, पॉजिटिव क्यों था, क्योंकि एंडोथर्मिक था, और ये एक्सोथर्मिक हो गया। तो डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग इज नेगेटिव। डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग क्या आएगा, वो भी नेगेटिव। क्यों भाई, ज्यादा ही क्लोज आके बैठ गए, ज्यादा नजदीक नजदीक बैठेंगे तो वॉल्यूम श्रिंक हो गई है। वॉल्यूम श्रिंक हो गई है तो चेंज इन वॉल्यूम इज नेगेटिव। क्लियर बात है ये। अब इसमें और होगा क्या, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, है ना। इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स या न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। डन है। बीइंग एक्सोथर्मिक इन नेचर, हीटिंग क्या करेगी, हीटिंग डिक्रीजेस सॉल्युबिलिटी। हाँ जी ठीक है ना। जितना जितना बीइंग एक्सोथर्मिक इन नेचर, अगर मैं हीटिंग कर दूंगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। और क्या होगा, एस्केपिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। एस्केपिंग टेंडेंसी ऑल्सो डिक्रीजेस। किसी को परेशानी इस चीज में याद रखने में, बहुत बढ़िया। और एस्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीज हो गई है, सारा कुछ क्लियर हो गया ये वाला। और इसका जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, डाउनवर्ड आ जाएगा, है ना। जो इसका ग्राफ आएगा वो कैसा बनेगा, ऐसे नीचे वाला बन जाएगा जो रेड कलर से बनाया हुआ, ठीक है। क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो गया है हर किसी का, तो डाउनवर्ड ग्राफ आ गया। डन, बहुत बहुत बढ़िया। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स याद रखते हैं बेटा, दोनों के। मैं पहले पॉजिटिव डेविएशन से शुरू करता हूँ। एक बार पॉजिटिव डेविएशन को रिकॉल करते हैं। पॉजिटिव डेविएशन क्या था, जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट का बॉन्ड वीक था, डेल्टा H पॉजिटिव था, डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव था, बॉन्ड ब्रेक कर रहे थे, एस्केपिंग टेंडेंसी हाई हो रही थी, और हीटिंग ज्यादा करने से सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही थी। मेन अब एक चीज पे चलते हैं, ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि अब जो एग्जाम्पल है उसको याद कराने का तरीका बताऊंगा थोड़ा सा। इथाइल एल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन। एक तो एल्कोहलिक, एल्कोहल मतलब OH लगा हुआ है। OH लगने का मतलब क्या होता है, वहां पर पोलैरिटी आ जाती है। ऑक्सीजन बीइंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट विल गोइंग टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, क्रिएटिंग डेल्टा नेगेटिव ऑन ऑक्सीजन एंड डेल्टा पॉजिटिव ऑन हाइड्रोजन। तो डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव की वजह से एल्कोहल हमेशा पोलर रहेगा। उसमें मैंने डाला क्या, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल है, उसमें तो कोई पोलैरिटी है नहीं। तो जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल वाटर की तरह OH के बॉन्ड की वजह से उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कि नहीं, ऐसा ही होता है ना। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो थी, मैं इसको इस एग्जांपल से समझा रहा हूं। देखो इथाइल एल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन, तो जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, तुम सब देख पा रहे हो ये वाली चीज ना। यहां पे क्या है ये, चलो इसमें देखो बच्चे हो क्या रहा है। यहां पे जो इथाइल एल्कोहल, ये इनके बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है। हर डेल्टा नेगेटिव हाइड्रोजन के डेल्टा पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, हर डेल्टा नेगेटिव पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा। अब जो हमारा सॉल्यूट डालेंगे, वो सॉल्यूट क्या करेगा, वो इनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में आ जाएगा। यहाँ तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में आएगा तो क्या आएगा,
इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में आएगा तो सॉल्वेंट के बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर ब्रेक होएगी तो क्या होगी, एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी तो पॉजिटिव डेविएशन आ जाएगा। समझ में आया? इसको प्योर बुकिश लैंग्वेज में जो तुम्हें चाहिए जैसा किताब में लिखना होता है वो लिखा हुआ है। When a cyclohexane is added to ethyl alcohol, the molecules of the cyclohexane tend to occupy the space between the ethylene alcohol molecules. Consequently, some hydrogen bonds in the alcohol molecule break and the attractive forces in the alcohol molecules are weakened. The escaping tendency of the alcohol and the cyclohexane molecules from the solution increases. बहुत सिंपल भाषा में वही चीज लिखी हुई है जो मैं बता रहा हूँ, है ना। और इतना ही लिखना है, कहानी और जरूरी भी नहीं है। इसमें होगा क्या, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव, एंडोथर्मिक, ए बी बॉन्ड इज वीकर देन ए एंड बी बी। सिंपल सा पॉजिटिव डेविएशन एक्सप्लेन। समझ में आई? अब मैं वापस एग्जांपल्स पे चलता हूं। तो एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या, इथाइल अल्कोहल साइक्लोहेक्सेन। अगला देखो, एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड, दोनों अलग तरह की चीजें। बेंजीन और एसीटोन दोनों अलग तरह की। एक कौन सा जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, एक कौन सा जो न्यूट्रल था। दूसरा देखो आगे वाला, चौथा कौन सा, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म, सेम वही। एक कौन सा है हमारा जिसके अंदर पोलैरिटी थी, एक कौन सा जिसमें नहीं थी। एसीटोन एंड इथाइल अल्कोहल एंड वाटर, हर बार ऐसी कहानी है, ठीक है। तो हर बार क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ब्रेकेज होती है। फिर आता है नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में हमारे पास क्या, देखो, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म ऐसी चीजें हैं जिन दोनों में ही पोलैरिटी आ जाएगी। अब दोनों में पोलैरिटी होगी तो क्या होगा, एक का डेल्टा नेगेटिव दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव, एक का डेल्टा पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव की तरफ अट्रैक्टिव। तो उससे क्या हुआ, नए तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने कि नहीं। समझ में आई ये बात? तो जिस टाइम पे हमने नेगेटिव डेविएशन की बात करी, इन नेगेटिव डेविएशन देखो, when acetone and chloroforms are mixed there are new attractive forces due to intermolecular hydrogen bonds। दिख रहा है यहां पे क्या हो रहा है, जो हमारे पास एसीटोन है और जो हमारे पास क्लोरोफॉर्म है, एसीटोन का O नेगेटिव और क्लोरोफॉर्म का डेल्टा H पॉजिटिव, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स आ गई। अट्रैक्टिव फोर्स आई मतलब न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। एंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू हाइड्रोजन बॉन्डिंग द एस्केपिंग टेंडेंसी रिड्यूसेस। एस्केपिंग टेंडेंसी रिड्यूसेस, हेंस वेपर प्रेशर इज लोअर डाउन। Delta H of mixing is negative, delta V of mixing is negative, and AB bond is stronger than AA and BB bond। समझ में आ गई बात ये? With example तुम्हें पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, और इसके यही एग्जाम्पल से काम चल जाएगा अगर इतनों को याद रखो। 6 एग्जाम्पल दोनों के हैं और बहुत रेयर होता है, बहुत ही तुम्हारा कुछ बुरी मतलब शनि ग्रह दशा वगैरह बिगड़ी हुई है तो आता है, वरना इतने में से याद आता है। और इतने में से तुम जज भी कर सकते हो। अब तो हर कोई पोलर है, देखो नेगेटिव डेविएशन में तो हर कोई पोलर है, दोनों पोलर है, तो दोनों के डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। पॉजिटिव डेविएशन में एक पोलर था, एक नॉन पोलर था, हर चीज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तभी मैंने स्पेसिफिकली लिख भी दिया, ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। समझ में आ गई है? इसी के साथ हमारा पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का कंसेप्ट भी खत्म हो जाता है। आज की क्लास के लिए इतना बहुत है, बंद कर दीजिए।